हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने एक सोल्यूशन यूनिट की सीरीज चला रखी थी। तो उसी सीरीज के अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 7। कौन सा करेंगे भाई? पार्ट 7। इस पार्ट के अंदर हम करेंगे सोल्युबिलिटी, और जो जो फैक्टर्स है जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर्स हो गया। और इसके अंदर एक ला आता है हेनरी ला, हम उसे भी करेंगे। और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो भी देखेंगे। और कुछ और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो भी डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सोल्युबिलिटी होता क्या है। कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सोल्युबिलिटी है वो होता क्या है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो सोल्युबिलिटी क्या होता है? मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है, ऐसे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है और इसके अंदर एक सोल्वेंट ले रखा है, मैंने मान लिया वाटर ले रखा है। ठीक है, मैंने क्या ले रखा है भाई? वाटर ले रखा है। मैं इसके अंदर कोई भी एक सोल्यूट ऐड कर रहा हूं, कोई भी एक क्या ऐड कर रहा हूं? सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। मैं ऐड करता जा रहा हूं तो एक स्टेज ऐसे आएगी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये अच्छे से याद रखना है, एट ए स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मैं इसमें क्या कर रहा हूं? सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी, ये सोल्यूट है, इसके अंदर ऐड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? सोल्युबिलिटी कहलाती है। वो उस सोल्यूट की सोल्युबिलिटी कहलाती है, वो उस सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब जो सोल्युबिलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट, जैसे टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया। वो हम इस लेक्चर्स के अंदर आगे डील करेंगे। ओके, तो आपको पता चल गया कि जो सोल्युबिलिटी है वो होती क्या है, और किस कौन कौन से फैक्टर है जो इस पर अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, अब जो सोल्यूब जो अब जो सोल्युबिलिटी है, जब हम किसी भी सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे, दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? या तो फिजिकल चेंज इरेस, मतलब क्या होगा, वो आपस में केमिकल रिएक्शन ना करे, वो केवल एक मिक्सचर बना ले, या फिर क्या करे, एक केमिकल चेंज हो जाए उनके अंदर, मतलब कोई भी एक नई चीज बना ले, नया कंपाउंड बना ले, ये भी हो सकता है। तो जब हम कोई भी एक सोल्यूट है वो सोल्वेंट के अंदर जब ऐड करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीजें हो सकती है, या तो केमिकल चेंज होगा या फिर फिजिकल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर सोडियम क्लोराइड या जैसे NaCl है, मैं NaCl को वाटर के अंदर जब मैं NaCl को वाटर के अंदर ऐड करूंगा, तो ये क्या करेगा? एक नॉर्मली क्या हो जाएगा? एक नॉर्मली आसानी से क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई? आसानी से मिक्स हो जाएगा ये। तो ये है एक फिजिकल चेंज। लेकिन मैं जब जिंक मेटल आपने दे रखा है, आप अपनी लैब के अंदर जाके देखना, जो जिंक मेटल है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये क्या है भाई? एक जिंक मेटल है। जब मैं जिंक मेटल को डिसॉल्व करूंगा डाइल्यूट HCl के अंदर, वो एक केमिकल चेंज दिखाएगा। कैसे? मेरे पास है जिंक, और HCl के अंदर मैं इसको डिसॉल्व करूंगा तो ये जिंक क्लोराइड बना लेगा, ZnCl2, और H2S गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये क्या कर लिया इन्होंने? एक नया कंपाउंड बना लिया, और ये एक केमिकल चेंज है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सोल्युबिलिटी है वो केमिकल चेंज भी कर सकती है और एक सिंपली मिक्सचर भी बना सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ये एक रूल है, जब भी हम किसी भी कोई भी दो सॉल्वेंट और कोई भी सोल्यूट को ऐड करेंगे, मान लिया जैसे मैंने कोई भी किसी भी सोल्यूट, और ये मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है, वो ऐड कर दिया, तो ये एक रूल को फॉलो करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये एक रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। ये रूल क्या होता है वो हम देखेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा जो सोल्यूट है वो तीन टाइप का हो सकता है। नॉर्मली इस यूनिट के अंदर हम जो सोलवेंट लेंगे वो लिक्विड के अंदर ही लेंगे। किसके अंदर लेंगे भाई? जो सोलवेंट है वो लिक्विड के अंदर ही लेंगे। और जो हमारे पास सोल्यूट है वो तीन टाइप का हो सकता है, या तो मेरे पास क्या हो? सॉलिड हो, या मेरे पास क्या हो? लिक्विड हो, या मेरे पास क्या हो भाई? गैसियस फॉर्म के अंदर क्या हो? मेरे पास सोल्यूट हो। ये हो सकता है, ये तीन चीज हो सकती है। और जो हमारा सोलवेंट है, जनरली हम इस यूनिट के अंदर जो हम सोलवेंट है वो लिक्विड लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों है, जब हम इन तीनों टाइप के जो सोल्यूट है इनको जब मिक्स करेंगे सोलवेंट के अंदर, तो ये एक रूल को फॉलो करते हैं। उस रूल का नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। कहने का मतलब क्या है? जो हमारा पोलर सोल्यूट होगा वो डिसॉल्व कर जाएगा पोलर सोलवेंट के अंदर, जो पोलर सोल्यूट होगा वो डिसॉल्व नहीं करेगा नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर। आपको ये याद रखना है, जो हमारा पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिसॉल्व करेगा, और जो हमारा नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिसॉल्व करेगा। अब पोलर सोल्यूट या मतलब कहने का मतलब, अब पोलर या नॉन पोलर क्या होता है? पोलर पोलर मतलब पोल। पोलर मतलब क्या होता है? पोल पोल मतलब जिसके दो पोल हो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसा कंपाउंड जिसके दो पोल हो, यानी चार्ज, यानी कि कोई भी एक आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? NaCl है। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये है। इसके दो पोल हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या है भाई? एक पोलर है। ये क्या है? पोलर पोलर कंपाउंड है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? पोलर सोल्यूट बोल सकते हैं इसको। नॉन पोलर क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी, मतलब जिसके पोल ना हो, जो कि नॉन आयोनिक हो, जो कि क्या हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज ना हो, मतलब चार्ज स्पीसीज ना हो।
अब फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, ये वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है भाई, डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो वाटर है वो भी एक पोलर नेचर का है। जो वाटर है हमारा वो भी क्या होता है भाई, पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का कैसे हो जाता है? जैसे H2O है, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। देख लो यहाँ पे ये पोलर नेचर का है, वाटर के भी पोलर नेचर आ गए, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए जो हमारा आयनिक स्पीसीज है वो वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। और जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन से होते हैं? जनरली जो नॉन पोलर होते हैं वो ऑर्गेनिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक के कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे नॉन पोलर कौन से हो गए, जैसे मेरे पास बेंजीन हो गया, क्या हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और भी ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर चीज को ही अपने अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ हमारे पास एक्सेप्शन केस भी होते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व कर जाता है। हालांकि ये क्या है भाई, नॉन पोलर है लेकिन वाटर पोलर है। ऐसा क्यों? ये वाटर और खुद के अंदर एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तभी ये क्या हो जाता है, जो वाटर के अंदर है अच्छे से डिजोल्व हो पाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ऐसा क्यों? हालांकि जो ग्लूकोज है वो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, नाउ जनरली वी डिस्कस अबाउट लिक्विड सोल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया था, इस यूनिट के अंदर हम नॉर्मली क्या डील करेंगे, हमारे पास जैसे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, नॉर्मली हम जो सोलवेंट है वो लिक्विड ही रखेंगे। जो सॉलिड सोल्यूट है हमारा लिक्विड, लिक्विड सोलवेंट होगा। लिक्विड सोल्यूट है हमारा लिक्विड सोल्यूशन, मतलब लिक्विड सोल्यूट, मतलब कहने का मतलब क्या है, हम अब तक क्या करते आए हैं, हमने क्या कहा है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सोलवेंट कहते हैं। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये कहते क्यों है, इसको क्यों कहते हैं भाई, लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट कहते हैं? क्योंकि ये जो जो हमारा सोल्यूशन बनना होता है उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको डिसाइड करता है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक लिक्विड सोलवेंट है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो भी लिक्विड ही बनेगा। और अगर मान लिया मेरे पास जो सोलवेंट है वो सॉलिड है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो भी सॉलिड ही बनेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लेकर चला है, मैं यहाँ पर क्या लेकर चल रहा हूँ, जो मेरा जो सोलवेंट है वो लिक्विड है। ठीक है, तो इसे ब्रीफली क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, थ्री टाइप के सोल्यूशन होते हैं। कैसे? पहले मैं मान लेता हूं सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मतलब जो यहाँ पे सॉलिड है वो सोल्यूट का काम कर रहा है, और जो लिक्विड है वो है सोलवेंट। ठीक है, ये रूल है ना, ये रूल अच्छे से याद करना है, लाइक डिजोल्व लाइक। ये आपको बहुत काम आएगा, इसी यूनिट के अंदर नहीं, लगभग पूरी केमिस्ट्री के अंदर ही काम आएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसा कि मैंने क्या बताया था, जो सोल्यूशन है मतलब यहाँ पर जो सॉलिड है वो सोल्यूट का काम करेगा, और जो लिक्विड है वो सोलवेंट का काम करेगा। इसका मतलब क्या है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है या बिकर है, कुछ भी मान लो, इसमें क्या है, मेरे पास जो सोलवेंट है वो तो लिक्विड है, जो सोलवेंट है वो लिक्विड है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से मैं एक सॉलिड क्या डाल रहा हूँ, सॉलिड है वो सोल्यूट डाल रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड सोल्यूट डाल रहा हूँ इसके अंदर। वही बात है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ये क्या करेगा, जो हमारा सोल्यूट है वो इसके अंदर डिजोल्व होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। सबसे पहले ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा जब ये इसके अंदर डिजोल्व होता रहेगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए फिक्स टेम्परेचर। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, जो हमारे पास ये सॉलिड सोल्यूट है ये इसके अंदर नीचे प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, नीचे प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देगा, नीचे ये पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएंगे इसके। उस स्टेज पर जो इस सोल्यूशन को, इस स्टेज पर इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे इस स्टेज पर। ठीक है, एक और बात, जैसे हमने पीछे किया था लाइक डिजोल्व लाइक रूल, वैसे ये अगर हमारा जो सोल्यूट है वो अगर हमारे पास पोलर होगा तो वो पोलर ही किसके अंदर डिजोल्व होगा, किसके अंदर डिजोल्व होगा भाई, पोलर सोलेंट के अंदर डिजोल्व होगा। अगर हमारा पोलर सोल्यूट होगा तो पोलर ही सोलेंट के अंदर डिजोल्व होगा। और अगर हमारा जो नॉन पोलर होगा, अगर हमारा नॉन पोलर सोल्यूट होगा, नॉन पोलर सोल्यूट होगा, तो वो नॉन पोलर सोलेंट के अंदर ही डिजोल्व होगा। ठीक है, ये बात थी। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जब हम किसी भी सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। वही बात है जो मैंने बताई थी। ये किस रूल को फॉलो करते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास आयनिक या फिर पोलर, आयनिक या फिर जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो किसके अंदर डिजोल्व करते हैं, वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। किसके अंदर डिजोल्व होते हैं भाई, पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास बेंजीन है, ये क्या है, ये क्या भाई, ये नॉन पोलर सोलवेंट का काम करते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ये होते हैं, ये अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये नॉन पोलर सोलवेंट का काम करते हैं। ठीक है, और एक और बात, जिसके अंदर वाटर सोलवेंट का काम नहीं करता उन्हें हम नॉन एक्वस सोलवेंट बोलते हैं।
ठीक है, या नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर वाटर किसका काम नहीं कर रहा, सोलवेंट का काम नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट दे लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है, कंटेनर है, और ये मेरे पास कोई भी एक लिक्विड क्या है भाई, सोलवेंट है। ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक लिक्विड सोलवेंट है, और मैं इसके अंदर सॉलिड सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, शुरुआत के अंदर जो ये सोल्यूशन बनता जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन लो होगी। इनिशियली क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन लो होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, जैसे जैसे टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा इसकी जो, मतलब क्या होगा भाई, कि जो मतलब डिसोल्यूशन पावर है सॉलिड सोल्यूट की, जो सोल्यूबिलिटी है इसके अंदर, वो डिक्रीज होती जाएगी। जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला हमारा, जो जब हम मतलब यानी कि जो हम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो जो हमारी सोल्यूबिलिटी है सोल्यूट की सोलेंट के अंदर, वो क्या होती जाएगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है टेम्परेचर। आपको पता है हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आप +1 क्लास में पढ़ चुके हुए होते हैं, थर्मोडायनामिक्स यूनिट के अंदर, या फिर और भी यूनिट होती है बहुत सारी, उनके अंदर भी पढ़ चुके हुए होते हैं। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर एनर्जी एनवायरनमेंट से ली जाती है, यानी कि सिस्टम के द्वारा एनर्जी ली जाती है, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए। और एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक के अंदर सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं, जब हम उन्हें सोल्यूशन बनाने के लिए सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, और कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रिस्टलाइन साल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, और KNO3 हो गया। ये कौन सी रिएक्शन शो करती है, ये एंडोथर्मिक। कहने का मतलब जब इन साल्ट्स को, क्रिस्टलाइन साल्ट्स को सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो ये सिस्टम से एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और वो एनर्जी कहां पर यूज की जाती है, आयन को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब हम, जैसे हमारे पास कुछ अदर साल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे जैसे लिथियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, लिथियम के कार्बोनेट्स हो गए, और क्या हो गए, जैसे सोडियम के कार्बोनेट्स हो गए, जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट्स हो गया। तो ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट्स हो गया, ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी हमें इनको सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज करते हैं एनवायरमेंट के अंदर। अब आ जाता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर है, कुछ खास इफेक्ट नहीं डालता जब हम किसी भी सॉलिड सोल्यूट को, जब हम किसी भी, ये याद रखना है यहाँ पर सॉलिड सोल्यूट है, जब हम किसी भी सॉलिड सोल्यूट को किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करेंगे, जो प्रेशर है उसका खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है, आपको पता है सॉलिड यूनिट के अंदर आपने पढ़ा ही होगा कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो आपस में ज्यादा ही क्लोज पैक्ड होते हैं, और ये इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट इतना कुछ ज्यादा खास पड़ता नहीं है। ठीक है, ये होता है। अब है पार्टिकल साइज को आपको पता ही है, वो जब हमारा जो सॉलिड सोल्यूट है, उसका पार्टिकल का साइज लार्जर होगा, तो उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी सोलवेंट के अंदर, उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर सोल्युबिलिटी होगी, वो क्या होगी भाई, कम होगी। और अगर हमारे पार्टिकल का साइज है वो, अगर हमारा स्मॉलर होगा, पार्टिकल का साइज स्मॉलर होगा, जो उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, सोलवेंट के अंदर। वैसे ही आप देख सकते हैं, जब हम किसी भी चीज को अच्छे से क्रश करके, जब इसको किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, जब हम किसी भी चीज को, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अच्छे से क्रश करके किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, सोलवेंट के अंदर मिक्स करेंगे, तो वो अच्छे से ज्यादा मिक्स होगा, कंपैरिजन में ज्यादा जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा है। इससे भी हम समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप के क्या आते हैं, सॉलिड सोल्यूशन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई, दो नंबर के अंदर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, हमारे पास दो टाइप के सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन बोल सकते हो इसको, या फिर आप सिंपली इंटरस्टिशियल सोल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशनल। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन, या फिर सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरस्टिशियल सोल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये बनते कैसे हैं। जनरली इनके अंदर, इन सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है, हमारे पास सोलवेंट है और जो सोल्यूट है, बोथ आर सॉलिड इन स्टेट, बोथ आर सॉलिड। ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर होगा और ये भी सॉलिड स्टेट के अंदर होगा, तब जाकर ये क्या बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। इस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं। ठीक है,
तो ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर, ये ऐसे नहीं कि कोई भी कितना भी अमाउंट में मिक्स कर दिया तो बन गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर आपको मिक्स करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देख रहे थे? देखो, इन सॉल्यूशन एटम और मॉलिक्यूल स्मॉलर साइज ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल। तो देखो भाई क्या होता है, मेरे पास जो हमारे पास सॉलिड है, मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास क्या है, जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है, और जो हमारे पास सोलवेंट है वो भी सॉलिड है। तो इनके अंदर क्या होगा, मान लिया मेरे पास दो टाइप के हैं, मान लो मेरे पास एक तो ए है, ये क्या है, सोल्यूट है, एक बी है, ये क्या है भाई, सोलवेंट है। बोथ आर सॉलिड इन। अब क्या होगा, इनमें से जिसका भी स्मॉलर साइज होगा वो क्या करेगा, दूसरे की जो इंटरस्टिशियल साइट होगी, इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, जिसे हम वॉइड भी बोला जाता है। देखो मान लिया मेरे पास ये क्या है, कोई भी एक, ये एक सोल्यूट के पार्टिकल है, मैंने ए मानना था सोल्यूट के पार्टिकल है, मान लिया ये पार्टिकल है किसके, ए के पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, ए के पार्टिकल है, ऐसे ही, ठीक है। अब मान लिया बी है, कोई भी एक अदर, कोई भी क्या है, सोलवेंट है, और ये भी एक सॉलिड ही स्टेट के अंदर है, लाइक मेरे पास, लेकिन जो बी का जो साइज है, बी के पार्टिकल का साइज है वो छोटा है, कार्बन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे O2 हो गया, ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया हमने। तो ये क्या करेगा, जो बी क्या करेगा, ये ए की जो इंटरस्टिशियल साइट होगी, जिसे हम वॉइड भी बोलते हैं, उस वॉइड के अंदर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो, जब ये सोल्यूशन बनाएगा, तो इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे भाई, इंटरस्टिशियल सोल्यूशन। देखो जो ये, जो बीच में जो खाली स्पेस है ना, ये वाला, कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये जो बीच में खाली स्पेस है ना, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है ये। तो बी क्या करेगा, जो बी क्या करेगा, बी, जो बी है वो यहां पर आकर बैठ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पर, और तब जाकर एक सोल्यूशन बनेगा, और इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सोल्यूशन। इतना समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड टाइप का जो सॉलिड सोल्यूशन देखते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन, जिसे हम एलॉयज भी बोलते हैं। आपको पता है एलॉयज क्या होते हैं? जब हम कोई भी एक टाइप का मेटल है और दूसरे टाइप का मेटल है, इनकी एक प्रॉपर कंपोजिशन के अंदर जब इनको आपस में मेल्ट करके, आपस में क्या कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे भाई, मिक्स कर देंगे, तब जाकर एक मिक्सर बनता है, उसको हम एलॉयज बोलते हैं, ठीक है। तो सच सोल्यूशन फॉर्म में मिक्सिंग ऑफ मेटल एटम इन मोल्टन स्टेट। क्या हो गया, मेरे पास मान लिया ए मेटल है, मान लिया ये एक मेटल है ए, ठीक है, दूसरा है मेरे पास बी मेटल, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में मेल्ट करके, ठीक है, मोल्टन स्टेट के अंदर लाकर, जब आपस में इनको क्या कर देंगे भाई, आपस में मिक्स कर देंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देंगे, तब जाकर ये क्या बनाएंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे, जिसको हम एलओएस भी बोलते हैं, ठीक हो। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, यानी कि ये कई जगह पर काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए है, ये सोल्यूट है, ये बोथ आर सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये मेरे पास है सोल्यूट, ए टाइप के, ठीक है, ए टाइप के, और ये मेरे पास है बी, बी, ठीक है, बी। तब इन दोनों को मोल्ट मेल्ट करके, मोल्टन स्टेट के अंदर ला करके, तब इनका एक क्या बनाया जाता है भाई, एक सोल्यूशन बनाया जाता है। और इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन, या फिर सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। ए बी, ए और बी, ए बी, ये ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, बी ए, ठीक है, अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉलिड सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि पेपर में पूछ ली जाती हैं, 2 मार्क्स के अंदर, या फिर ये वाइवा के अंदर पूछ ली जाती है, वाइवा के अंदर ये पूछी जाती है, ठीक है। हमारे पास पहला टर्म है, कौन सी है पहली टर्म, एफ्लोरेशन, जैसा आप बोलना चाहिए इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है भाई, एफ्लोरेशंस। एफ्लोरेशंस क्या होती है, हमारे पास कुछ हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर, वो अपने अंदर वाटर कंटेन करके, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन करके रखते हैं। जैसे मेरे पास वॉशिंग सोडा आ गया, देखो 3 एग्जांपल दे रखे हैं मेरे पास। जैसे इसने अपने अंदर क्या है, 10H2O वाटर के मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन करके रखे हैं, इसने 7 कंटेन करके रख कर इनका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना आपको, क्या पता ये ऑप्शन के अंदर आ जाए, क्या पता आपके पास ये वाइवा के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है। ये एप्सम साल्ट का MgSO4 7H2O, और ब्लू विट्रोइल का, ठीक है। इनके मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर भी बता रखा है, ठीक है। ये है वॉशिंग सोडा, ये मेरे पास क्या है, एप्सम साल्ट, कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, जब आप अपनी स्कूल या फिर कॉलेज की लेबोरेटरी के अंदर जाएं तो आप इसको देखिए। और ये हमारे पास क्या है, ब्लू विट्रोइल, ठीक है। तो अब होते क्या है ये, मतलब करते क्या है ये, हाइड्रेटेड मतलब आपको पता चल गया, जो अपने अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखते हैं, और क्रिस्टलाइन मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। जब इनको एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज किया जाता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये करेंगे क्या, ये अपना अपने अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन करके रखे हुए थे उसको क्या करेंगे, लॉस करना स्टार्ट कर देंगे, या तो कंप्लीटली और पार्शली। और इस मटेरियल को क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एफ्लोरेसेंट मटेरियल, या फिर एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोलेंगे। और
इनकी जो ये प्रॉपर्टी है, जो भी ये इनको हम कौन सी प्रॉपर्टी भी जो हमने ये की थी, जब अब इनको एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज करेंगे और ये वाटर के मॉलिक्यूल को लूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डाइलिक्विशंस। क्या है हमारे पास? डाइलिक्विशंस। जैसे कि हमने एफ्लोरेसेंस के अंदर देखा था, उसी की तरह ये है, हालांकि उसी की तरह नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। देखो भाई, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जब हम उनको मॉइस्चर के अंदर लेके जाते हैं, मतलब मॉइस्चर के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे चारों ओर मॉइस्चर होता है, ठीक है, जब ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करेंगे, ये सब्सटेंस उस मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेंगे और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और जब ये वेट हो जाएंगे, जब ये मतलब वेट हो जाएंगे या पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब हम इनको सोलवेंट के अंदर डालेंगे तो अपने आप ये गायब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये कोई भी एक फ्लास्क है, कोई भी एक फ्लास्क है, ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई भी एक सोलवेंट लिखा है, लाइक मैंने वाटर ही ले रखा है, मैंने क्या ले रखा है इसके अंदर, मैंने वाटर ही ले रखा है। अब क्या होगा, मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये रहा। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaH को जब मैं एटमोस्फियर के अंदर इसके बुक से बाहर निकालूंगा, तो ये क्या होता है, थोड़ी देर के अंदर ये वेट होना स्टार्ट हो जाता है और ये हीट करना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या हो जाता है, इसके अंदर जो हमारे आसपास की जो मॉइस्चर है उसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, ये गेन करना स्टार्ट हो जाता है और ये वेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम इसको सोल्यूशन के अंदर यानी वाटर के अंदर डालेंगे, तो ये थोड़ी देर के अंदर अपने आप गायब हो जाएगा और ये इसका सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम डाइलिक्विसेंस बोलते हैं और इन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाइलिक्विसेंट सब्सटेंस या फिर डाइलिक्विसेंट मटेरियल बोला जाता है इनको। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी क्या होती है, ये भी जो हमने पीछे टर्म पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, डायलेक्विशंस, उसी की तरह होती है। कहने का मतलब इन दोनों में फर्क क्या है, ये सबस्टेंस क्या होते हैं, ये वेट होने के बाद सोल्यूशन के अंदर गायब हो जाते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, जो हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस होते हैं, ये वेट तो हो जाएंगे जब हम इनको एटमोस्फेयर के अंदर एक्सपोज करेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इनकी इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपी बोला जाता है और इन मटेरियल को क्या बोला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल या फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये इनके एग्जांपल है। ये मेरे पास क्या है, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड तो ये है हमारे पास, ठीक है, और सिलिका जेल ये हो गया, और ये मेरे पास ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। एक और बात, जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है वो ड्राइंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, मतलब हम किसी भी मटेरियल के अंदर इन्हें डाल देते हैं जो कि उसका मॉइस्चर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको ड्राई करने के लिए भी काम करते हैं, तो इनको हम ड्राइंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये जो तीन टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास देखो, हमने क्या क्या कर लिया था, हमने कर लिया था सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम करेंगे बी पार्ट है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। उसके बाद हमारा क्या होगा, जो हमारा सोलवेंट, जो हमारा सोल्यूट होगा वो क्या होगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो हमारा क्या होगा भाई, जो हमारा सोलवेंट होगा वो भी क्या होगा, वो तो हम क्या है, लिक्विड के अंदर लेके ही चल रहे थे उसको, ठीक है। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या ले लिया भाई, जो हमारा सोल्यूट है वो भी लिक्विड के फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और जो हमारा सोलवेंट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। अब वही देखो भाई, बार बार वही जो रूल है वो रिपीट हो रहा है, कौन सा, लाइक रूल, कौन सा, लाइक डिजोल्व, मैं इसे लिख देता हूं, लाइक डिजोल्व लाइक रूल। ये रूल वही कहता है कि जो हमारा जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होगा, और जो हमारा क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट है, वो नॉन पोलर सोल्यूट, मतलब नॉन पोलर सोल्यूट के सोल्यूट है जो हमारा नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक मिक्सर लेता हूं, किसका, बेंजीन का मिक्सर ले लिया, बेंजीन बेंजीन का मिक्सर ले लिया, C6H6, ये इस बेंजीन का फॉर्मूला होता है। और क्या होता है, एक हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, मान लिया मैंने ये स्मॉल अमाउंट में ले लिया बेंजीन, और मैंने ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लार्ज अमाउंट में ले लिया, तो एक काम करेगा किसका, सोलवेंट का, एक काम करेगा सोल्यूट का, तो आपस में ये सोल्यूशन बना लेंगे। जब ये सोल्यूशन बनाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि क्यों मिक्स होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, नॉन पोलर है, ये दोनों क्या है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। अगर मैं बेंजीन को वाटर के अंदर डिजोल्व करूं, अगर मैं बेंजीन को वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये अच्छे से क्या है, ये क्या है, मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बेंजीन है वो एक नॉन पोलर लिक्विड है या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड है, और जो वाटर है वो एक पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का कंपाउंड है, तो कभी भी नॉन पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, और जो पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास अब एल्कोहल है, और जब मैं वाटर के अंदर इसको मिक्स करूंगा,
तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अच्छे से मिक्स होकर ये सोल्यूशन बी बना लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी नॉन पोलर का है ना, क्योंकि ये बी पोलर का है और ये भी पोलर है। जो अल्कोहल है हमारा पोलर नेचर का होता है, जो वाटर है वो भी पोलर नेचर का होता है। तो कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है जो हमारे पास पोलर चीजें हैं या पोलर सब्सटेंस है वो पोलर पोलर के अंदर ही डिजोल्व होंगी, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। थर्ड पार्ट है हमारा, जो गैस है वो यहाँ पे किसका काम करेगी? सोल्यूट का काम करेगी। और जो हमारे पास जो लिक्विड है वो किसका काम करेगा? सोल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि जो हमारे पास जैसे बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ठीक है, नदियां होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। जो एक्वेटिक लाइफ होती है जैसे हमारी फिशेज होगी, वो पानी के अंदर डिजोल्व हुई ऑक्सीजन को ठीक है सांस लेने के लिए यूज करती है। ठीक है, वाटर के अंदर जैसे फिश होगी और भी अदर एक्वेटिक लाइफ जो कि समुद्र के अंदर रहती हैं। अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, वो हाईली डिजोल्वेबल होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो HCl है वो पोलर का नेचर का होता है। क्यों होता है? जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वैसे ही वाटर होता है। वाटर जैसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों क्या है भाई? पोलर नेचर के हैं। तो जो HCl है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, अब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्ट बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो गैस की जो सोल्युबिलिटी है सोलवेंट के अंदर, लिक्विड सोलवेंट के अंदर, वो हाईली अफेक्ट करती है। ठीक है, हाईली अफेक्ट करते हैं। कौन कौन अफेक्ट करता है उनको? प्रेशर और टेम्परेचर। अब कैसे करता है वो आगे हम देखेंगे। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि किसी भी गैस की जो सोल्युबिलिटी को है वो अफेक्ट करते हैं सोलवेंट के अंदर। सबसे पहले हम नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट। अरे वही बात है, अगर मेरे पास पोलर गैस होगी तो वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होगी। हर चीज हर बात पर जो लाइक रूल है वही आ रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है? अमोनिया गैस है, मेरे पास अमोनिया गैस है और SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस है, HCl गैस है। और ये क्या है? ये इजिली लिक्विफाइबल हो जाती है किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पोलर नेचर की है। क्योंकि ये पोलर नेचर की है, जो ये गैस है ये पोलर नेचर की है। ये इजिली सोल्यूशन बना लेंगी और इजिली डिज्यूबल हो जाएंगी, इजिली लिक्विफेबल भी हो जाएंगी। ठीक है, लिक्विफाई कर सकते हैं इन्हें। और जो हमारे पास CO2 गैस है, जो CO2 गैस है उसके ऊपर थोड़ा सा हाई प्रेशर लगाना पड़ता है उसको डिजोल्व करने के लिए। लेकिन जो अदर गैस है जो कि नॉन पोलर है, फॉर एग्जांपल H2 नॉन पोलर क्यों है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अरे कोई चार्ज ही नहीं है इनके ऊपर, इसलिए पोलर है। और N2 गैस है। और कौन सी है? जैसे CH4 जैसे। ठीक है, और C2H6 ये गैस है। ये क्या है? ये नॉन पोलर गैस है और ये नॉन पोलर लिक्विड के अंदर ही, ये ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर बिल्कुल इजीली डिजोल्व हो जाती है। तो हर जगह पर क्या आ रहा है भाई? लाइक डिजोल्व लाइक रूल आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी भी एक लिक्विड सोलवेंट के अंदर, किसी भी एक लिक्विड सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो क्या इफेक्ट डालेगा? ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक गैस है, ठीक है, मैं वो डिजोल्व कर रहा हूं। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? मान लिया ये कोई भी मेरे पास वाटर है, मेरे पास कोई भी एक ये है वाटर है। ठीक है, वाटर है, मैंने डाल दिया और इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर कम है। और मैंने कोई भी एक जो गैस है वो इसके अंदर क्या गई? डिजोल्व की। वो इसके अंदर क्या गई? डिजोल्व की। अब जो गैस के जो पार्टिकल है, गैस के जो पार्टिकल हैं जो मैं डिजोल्व कर रहा हूं उसके अंदर, वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास लिक्विड सोलवेंट है उसके साथ। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इधर देखो, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा जो बॉन्ड बनाएंगे, अब क्या होगा? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो गैस के जो पार्टिकल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और जो बॉन्ड बनाने वाले थे, जो वाटर यानी वाटर के साथ या फिर सोलवेंट के साथ, जो गैस के पार्टिकल हैं जो बॉन्ड बनाने वाले थे वाटर के साथ या फिर सोलवेंट के साथ, वो बॉन्ड नहीं बनेगा और वो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा तो जो गैस है वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का क्या मतलब है? जब हम किसी भी गैस को सोलवेंट के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, और वो जो सोल्यूशन बना रही होगी, तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उस जो गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ा? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, गैस की सोल्यूबिलिटी है सोल्यूशन के अंदर ना, गैस की जो सोल्यूबिलिटी है सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होने की, वो कम हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, जब हम गैस को किसके अंदर डिजोल्व करेंगे? एक सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे
तो जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, वो एक्सप्लेन किया था सबसे पहले हेनरी ने एक्सप्लेन किया था, और इसलिए उसने एक ला दिया था जिसको बोला जाता है हेनरी ला। ठीक है, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए सॉल्वेंट इन विच इज नोन एज हेनरी ला। ये हम बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लिया मेरे पास क्या है, यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर कम है। मान लिया मैंने कोई भी एक कम वेट का यहाँ पे क्या रख रखा है, W1 कम वेट का कुछ भी रख रखा है, कुछ वेट रख रखा है यहाँ पर। ठीक है, गैस, ये मेरे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, और ये मेरे पास लिक्विड है, ये आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या कर दिया, वेट बढ़ा दिया, जैसे W1 है, एक और W2 रख दिया, एक और ऐसा ही W1 जैसा ही वेट रख दिया W2, तो ये पिस्टन है, जो पिस्टन ये थोड़ा सा और नीचे चला गया, ये गैस के जो पार्टिकल है और भी ज्यादा क्या आगे नजदीक आ गए, और ये किसके अंदर डिजोल्व होने लगे, लिक्विड के अंदर ज्यादा पार्टिकल डिजोल्व होने लगे, किसी कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में। अब और भी ज्यादा मैंने क्या किया, और मैंने क्या किया, W1 वेट है, W2 वेट था, अब W3 वेट और क्या कर दिया भाई, यहाँ पर रख दिया, और ये पिस्टन क्या करेगा, और भी ज्यादा नीचे चले जाएगा। अब और भी ज्यादा जो गैस के पार्टिकल है वो कॉन्टैक्ट में आएंगे, लिक्विड की सर्फेस की कॉन्टैक्ट में आएंगे, और भी ज्यादा डिजोल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी बात को लेकर हेनरी ने एक ला दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरी ला। तो हम हेनरी ला देख लेते हैं। तो हेनरी ला क्या कहता है, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो सब कुछ जो हमारा सिस्टम है वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, जैसा कि इनिशियल के अंदर टेम्परेचर था वैसा ही फाइनल के अंदर। देखो यहाँ भी वैसा ये डायग्राम है, कैसा, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर द solubility ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। हेनरी लॉ ये कहता है, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ क्या कहता है, जो हमारे पास, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर द solubility ऑफ ए गैस इज इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। हाँ, जो हमारी सोल्युबिलिटी है, मैंने सोल्युबिलिटी को मान लिया एक्स से, एक्स है मेरी क्या है भाई, सोल्युबिलिटी है, मेरी सोल्युबिलिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई, पार्शियल प्रेशर के। ये था हेनरी लॉ। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के नाम का कोई ना कोई हम कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, जो पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई एक्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस कांस्टेंट के निशान को हटाएंगे तो एक्स है इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई पी, ये लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये लिख देंगे भाई, ये कहा था हेनरी ने, हेनरी ने ये कहा था कि हमारे पास सोलिबिलिटी है किसी भी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो उस गैस के ऊपर जो प्रेशर लगा है, जो उस गैस के ऊपर जो प्रेशर लगा है उसके ऊपर। ठीक है, ये कहा था हेनरी ने। यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर और भी ज्यादा है, और यहाँ पर प्रेशर और भी ज्यादा है। ठीक है, एक बार और अच्छे से देखते हैं हेनरी लॉ को। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास सोल्युबिलिटी है, जो हमारे पास सोल्युबिलिटी है, जो हमारे पास सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर है जो कि गैस के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे, और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पर के एच लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब ये हमारे पास क्या है भाई, हेनरी कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है। और जो इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, के एच की यूनिट क्या होती है भाई, एटीएम। ये आपको याद रखनी है, यूनिट याद रखनी है। के एच क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये वाला। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये, और एक और बात यहां से निकल के सामने आई है क्या, जो हमारे पास के एच है, हेनरी कांस्टेंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी के, मतलब के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सोल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, और अगर सोल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी भाई, उतना ही के एच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये, तो आई होप आपको हेनरी लॉ समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब देखते हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 इज डिजोल्व अंडर हाई प्रेशर।
ये किसके अंदर हेल्प करता है, जो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके अंदर एक हाई लेवल पर प्रेशर लगाकर CO2 को उनके अंदर रिलीज किया जाता है, CO2 को उनके अंदर रिलीज किया जाता है, ठीक है, CO2 के ऊपर हाई प्रेशर लगाकर, ठीक है। पहली एप्लीकेशन तो इसकी ये हो गई। दूसरी क्या है, इट हेल्प इन एक्वेटिक लाइफ मतलब जो हमारी ऑक्सीजन है वो डिजोल्व रहती है किसके अंदर, डिजोल्व रहती है किसके अंदर, समुद्र के अंदर, समुद्र के जो वाटर है उसके अंदर, सी का जो वाटर है उसके अंदर डिजोल्व रहती है, रिवर का जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, ताकि जो हमारी फिश है या एक्वेटिक लाइफ है वो अच्छे से ब्रीथ कर सके वाटर के अंदर, वो ऑक्सीजन का यूज कर सके। तीसरी है हमारे पास, इट हेल्प टू सप्लाई थ्रू ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। जो हमारे पास O2 है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा वो जो लंग्स से लेकर जो ऑल पार्ट ऑफ जो टिश्यू प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर, वो वहां पर पहुंचाया जाता है। चौथी बात ये है, इट एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ स्कूबा ड्राइवर। ये क्वेश्चन अलग से आता है, इसको हम अलग से डील करेंगे, ठीक है। जो प्रॉब्लम है स्कूबा ड्राइवर की, वो प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे डील करेंगे। स्कूबा ड्राइवर क्या होते हैं, जो कि हमारे पास जैसे सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो गहराई के अंदर क्या करते हैं, डिवाइन करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है वो एक्सप्लेन किया था हेनरी ला ने। और इट एक्सप्लेन हायर एटीट्यूड प्रॉब्लम। जब हम हायर एटीट्यूड पे चले जाते हैं, लाइक पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक है। अब एनोक्सिया में क्या होता है वो भी हम अच्छे से डील करेंगे। चलो आगे पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैंड्स और एनोक्सिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंड्स होता क्या है। देखो भाई क्या होता है, जब भी हमारे पास स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स मतलब जो कि समुद्र के अंदर बहुत ही गहराई में जाते हैं, मतलब खोजबीन करने के लिए, कुछ भी रिसर्च करने के लिए, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के बारे में जानने के लिए, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं, जब स्कूबा ड्राइवर जाते हैं समुद्र की गहराई के अंदर, तो वो अपने सिलेंडर के अंदर सांस लेने के लिए, क्योंकि क्योंकि पता है वाटर के अंदर जो ह्यूमन है वो ब्रेथ तो कर नहीं सकते, तो अपने अंदर सिलेंडर ले जाते हैं। उस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशराइज के अंदर, मान लिया मेरे पास ये क्या है, कोई भी एक सिलेंडर है, कोई भी एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है, गैस का सिलेंडर है, इसके अंदर क्या करते हैं, हाई प्रेशराइज के अंदर ये क्या करते हैं, एयर को भरते हैं, ठीक है, एयर को भर लेते हैं। अब क्या होगा, एयर के अंदर हमें तो पता है, क्या पता है, उसके अंदर O2 भी है, नाइट्रोजन भी है, कितनी है, 78% है, ठीक है, 20% वन है, और भी गैसेज आ जाती है, और भी लाइक हमारे पास कौन सी, जैसे हीलियम हो गया, और भी बहुत सारी गैस होती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे, जो स्कूबा ड्राइवर है समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, वहां पर क्या हो जाता है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है समुद्र की गहराई के अंदर, वो बहुत ही क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा होगा तो उससे क्या हो जाता है, जब वो ब्रेथ करेंगे, जब वो सांस लेंगे, तो O2 के साथ साथ जो N2 है वो भी ब्लड के अंदर क्या होती जाएगी, ऑब्जॉर्ब होती जाएगी, ड्यू टू हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण जो ऑक्सीजन के साथ साथ जो ब्लड के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस है, वो भी ऑब्जॉर्ब होती जाएगी। उसके बाद जब वो वापस दोबारा ऊपर आएंगे, अब दोबारा ऊपर आएंगे यानी सरफेस के ऊपर आएंगे, तो क्या होगा वहां पर जो, जब सरफेस के ऊपर जो एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम है, तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस है उसका जो कंसेंट्रेशन है, उसका जो लेवल है बॉडी के अंदर, वो हाई हो चुका होगा, ठीक है, हाई हो चुका होगा। अगर हाई हो चुका होगा तो वो जब ऊपर आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे, तो बाहर का एटमोस्फेरिक हो गया कम, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकलना चाहेगी, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतनी सुफिशियंट जगह नहीं मिलेगी, तो हमारी जो वेन्स होती है उसके अंदर बबल्स क्रिएट कर देंगी, और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। जो स्कूबा ड्राइवर है उसकी डेथ भी हो सकती है ऐसे में, ठीक है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो इसको, इसके सोल्यूशन के लिए क्या होता है, इसके अंदर हम नाइट्रोजन के जो कंटेंट है उसको कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, इसके लिए क्या कर देंगे भाई, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए हम तीन टाइप की जो गैस है सिलेंडर के अंदर, जो स्कूबा ड्राइवर है अपने सिलेंडर के अंदर तीन टाइप की जो गैस है उनके मिक्सर को ले जाते हैं, और उसके अंदर वो कितनी कितनी परसेंट होती है, उसके अंदर सबसे पहले जो 11.7% होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है। दूसरा हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है वो 56.2% होती है। देखो भाई नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो कम कर दिया, अब वो क्या होगा, इतनी ज्यादा
क्या नहीं होगी, टिश्यूज के अंदर ऑब्जर्व नहीं होगी, और जो हमारे पास O2 है वो 32.1% है, वो हो जाएगी। ठीक है, तो इतना कंपोजिशन लेके चलते हैं, तब जाकर क्या होता है, अच्छा से तब जाकर क्या होता है भाई, अच्छे से वर्क कर पाता है, अच्छे से जो स्कूबा ड्राइवर है अपनी रिसर्च कर पाते हैं नीचे जाकर। ठीक है, इतने लो लेवल के ऊपर जाकर, जहां पर जो प्रेशर है, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा हाई है। ठीक है, तो जो ये पेनफुल कंडीशन होती है, जब हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो उसकी कंसेंट्रेशन हाई हो जाती है और वो वेन के अंदर बबल्स बना लेती है, तो उस जो ये पेनफुल कंडीशन होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई, बैंड्स बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड टाइप देख लेते हैं, एनोक्सिया क्या होता है भाई। क्या होता है एनोक्सिया? देखो भाई, जब कोई भी क्लाइंबर है, जब कोई भी क्लाइंबर्स है जो पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर जो पहाड़ पर लोग रहते हैं वो, जो पहाड़ पर जो लोग रहते हैं वो, या फिर जो क्लाइंबर्स है जो पहाड़ चढ़ने जाते हैं, अब वहां जो हाई एट हायर एटीट्यूड एट, ठीक है, जो अधिक ऊंचाई पर एट हायर एटीट्यूड एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो हमारे पास एटॉमिक प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, अच्छे से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर, जो अच्छे से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती, और जो ब्रेन तक है वो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जैसे डीप थिंकिंग नहीं कर पाना, ठीक है, और जैसे वोमिटिंग महसूस होना, और जैसे चक्कर आना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब हम हायर एटीट्यूड पे जाते हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई इसको, एनोक्सिया। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ हेनरिला। अब हेनरिला क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो ये अब वो कंडीशन दे रखी है भाई, ये इनको एक्सप्लेन करने के लिए वो फेल हो गया था जो हेनरिला। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर पर कोई भी जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व कैसे होगी वो एक्सप्लेन, या फिर लिक्विडेबल कैसे होगी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हेनरिला। एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत ही जब ज्यादा प्रेशर हो जाए, ठीक है, या फिर कोई भी जो गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, या फिर जो हम सोलवेंट ले रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बना ले, ठीक है, वो मिक्सचर ना बनाए, तब जो लिमिटेशन है ये हेनरिला की, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हेनरिला। जब वैन ए गैस एसोसिएटेड, मान लिया कोई भी मेरे पास है, लिक्विड है, ये सोलवेंट है, मैंने गैस ऐड किया, गैस के जो पार्टिकल है वो या तो एसोसिएट हो जाए या फिर डिसोसिएट हो जाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हेनरिला। तो ये हेनरिला की क्या भाई, लिमिटेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हेनरिला पर बेस्ड। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, हम दो न्यूमेरिकल डील करेंगे इसके अंदर, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से हेनरिला क्या आ जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या दे रखा है। H2S इज ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग स्मेल। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो H2S है वो एक टॉक्सिक गैस होती है, उसकी जो स्मेल है वो रोटन एग जैसी होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility of H2S in water at standard temperature pressure is इतना, कैलकुलेट हेनरिला कांस्टेंट। हमसे क्या पूछ रहा है, ये KH पूछ रहा है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले जो गिवन है उससे ही हम निकाल लेते हैं कुछ। इसने क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है 0.195 मोलैलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.195 मोल है, वो डिजोल्व किए गए हैं, वो डिजोल्व किए गए हैं 1000 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इतना समझ में आया। स्मॉलर एम दे रखा है, तो इसका ये मतलब है कि 0.195 मोल है, वो डिजोल्व किए गए हैं 1000 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, अब हम मोल निकालेंगे 1000 ग्राम वाटर के, मोल्स ऑफ वाटर। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट बाय में मोलर मास। गिवन वेट कितना है भाई, इन्होंने दे ही रखा है 1000 ग्राम। ठीक है, मोलर मास वाटर का 18 ग्राम होता है। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 55.55 मोल। ये हमारे पास मोल आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ
H2S गैस। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल के फ्रैक्शन। H2S गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो H2S गैस के जो मोल है वो ऊपर आएंगे। कितने मोल दे रखे हैं? जो इतने मोल दे रखे हैं भाई, देखो इन्हें खुद से दिया गया है, ठीक है, कितने? 0.195 मोल। बाई में टोटल मोल कितने हैं? 0.195 प्लस हमने वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर अंदर तो डिजोल्व किया गया है 5.4, ठीक है, 55.55 मोल, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.0035। ये आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग है जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल है के एच के, और यहाँ पर सोलिबिलिटी थी। एक बात अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे उसने मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया था, तभी हमने मोल फ्रैक्शन निकाला और तभी मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन लिया था उसने, ठीक है। हमें के एच की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर बाय में मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू के एच। पार्शियल प्रेशर कितना है बताओ? 0.987 बार। प्रेशर यहाँ पर बार में लिया गया है और हमने ये निकाला था 0.0035। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 282 बार। अच्छा आपको एक बात बताओ, जो ये पार्शियल प्रेशर है ये मैं यहाँ से कैसे कैसे ले आया ये इतना? मुझे कैसे पता चला कि पार्शियल प्रेशर इतना ये है? मुझे यहाँ से पता चला, इसने ये दे रखा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आपको ये याद ही रखना होगा कि पार्शियल प्रेशर एट एसटीपी इतना होता है, इतने बार होता है, 0 पॉइंट कितना 985। ये आपको याद रखना है कितना? 0.985, ठीक है। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कुछ मतलब हेनरी लॉ कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ ही होगा। वो तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बुक से तब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था, पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। चलिए अगले न्यूमेरिकल के अंदर चलते हैं। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं ये, ठीक है। इन्होंने क्या कह रखा है? हैंडला कांस्टेंट फॉर, हमें देखो पीएच दे रखा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। और 10 रेज़ टू पावर ये क्या है भाई? 8 है, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 8 है, इतने पास्कल एट इतने केल्विन टेम्परेचर पर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। मेरे पास 500 ml ऑफ सोडा वाटर है और उसके अंदर इतने एटीएम प्रेशर लगाया, ठीक है, CO2 के ऊपर और इतने केल्विन टेम्परेचर पर। इन्होंने ये पूछा है कि क्वांटिटी बताओ CO2 की, वो कितने क्वांटिटी डिजोल्व हुआ है उसके अंदर। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे CO2 के। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है इज इक्वल टू के एच, इज इक्वल टू के एच अपॉन मल्टीप्लाई एक्स। ये आ गया यहां पर एक्स इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन में के एच। के एच है भैया, ठीक है, के एच। के एच की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो 1 ATM अपॉन में 10, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इतने पास्कल 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। हमारे पास क्या आया भाई? 1.648 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 ATM। मैंने ये क्या किया समझ में आया? मैंने क्या किया है, हमें क्या दे रखा था? ये भाई किसके अंदर दे रखा था? पास्कल के अंदर दे रखा था। जो मैंने के एच है वो मैंने के एच है वो मैंने किसके अंदर निकाला है? एटीएम के अंदर निकाला है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 2.5 ATM अपन में 1.648, क्योंकि यूनिट सेम होगी तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना आया भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 1.52 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है, ये आया। आगे देख लेते हैं। अब मोल ऑफ H2O कितना दे रखा है इन्होंने? 500 ग्राम।
ml, ठीक है, कितना दे रखा है 500 ग्राम, इन ml से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और 18 ग्राम कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 27.78, यानी 27.78 मोल, ये आया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल, यानी देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल रहे हैं हम, इधर देखो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, यही तो होगा। अब यहाँ पर चूंकि जो डिजोल्यूशन हुआ है, ठीक है, सोल्युबिलिटी बिल्कुल ही लो है, तो हम यहाँ पर इसे सोल्युबिलिटी H2 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NCO2 बाई में 27.78 मोल, ठीक है, ये आया है। तो हम आगे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे पास है मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई 27 इंटू 78 मोल, और ये कितने आ गए थे हमारे पास, 1.52 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78 इंटू 44 ग्राम पर मोल इनवर्स। तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0.04 ना, कितना आएगा भाई, अच्छे से सॉल्व करो इसको, इसका आएगा मेरे पास, सुनो यहाँ पे 44 नहीं आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.0422 मोल, इतने मोल आ गए किसके, CO2 के। अब मास ऑफ CO2 कितना वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ है वो निकालना है हमें, तो वो निकालते हैं। तो मास ऑफ CO2 डिजोल्व इन वाटर 0.0422 मल्टीप्लाई 44 ग्राम, ये क्या है भाई मेरा, 44 ग्राम क्या है, मोलर मास है किसका, CO2 का। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.857 ग्राम, यानी कि इतने ग्राम हमारी जो CO2 है वो डिजोल्व हुई होगी किसके अंदर, इतने सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो हम नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।